बड़ा पापी कौन? इस बार भी विक्रम ने जल्दी ही बेताल को अपने वश में करके पीठ पर लादा और चल दिया। हे विक्रम, तुम हठ कर रहे हो। मैं कह चुका हूँ कि वह साधु धूर्त और पाखंडी है, किंतु तुम नहीं मान रहे। खैर, रास्ता लंबा है और रात भयानक काली। इस प्रकार चलते चलते तुम्हें थकान महसूस न हो, इसलिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। मेरी शर्त याद रखना, यदि तुम बोले तो मैं वापस लौट जाऊंगा, और यदि जानते बूझते तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब ये कथा सुनो। मुक्तापुर नगर के राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तोता दिया। चंद्रमणि नामक ये तोता बड़ा ही अनोखा इसलिए कि वह भूत भविष्य की जानकारी रखता था। राजा ने इस तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवा रखा था। उसे अपने इस असाधारण खूबियों वाले तोते से बेहद प्रेम था। वह खाली समय में अधिकांश समय तोते से ही बातें किया करता था। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, चंद्रमणि बताओ, मेरा विवाह किससे होगा? तोते ने तुरंत उत्तर दिया, मगध के राजा की पुत्री इंद्रावती ही आपके योग्य है, उसी से आपका विवाह होगा। राजा को बात पसंद आ गई। उसने राज ज्योतिषी को बुलवाया और उसे जन्मपत्रिका दिखाई। उन्होंने चंद्रवती का ही नाम सुझाया। तब राजा ने राजपुरोहित के हाथों मगध नरेश के पास उसकी पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि उधर मगध नरेश की पुत्री इंद्रावती ने भी एक अद्भुत मैना पाल रखी थी। वह मैना भी भूत भविष्य की ज्ञाता थी। इंद्रावती ने भी एक दिन अपनी मैना से अपने होने वाले पति के बारे में पूछा। मैना ने उसे बताया कि मुक्तापुर नगर का राजा ही उसका पति बनेगा। संयोगवश मगधाधीश ने राजकुमारी और मैना के इस वार्तालाप को सुन लिया था। इसके साथ ही मगधाधीश को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसे वाकई अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उसने तय किया कि जब उसकी पुत्री का विवाह मुक्तापुर नगर के राजा से ही होना है तो उसे अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव भेज देना चाहिए। अभी मगध नरेश ये सोच ही रहा था कि द्वारपाल ने उसे आकर सूचना दी, मुक्तापुर राज्य के पुरोहित आए हैं और मगधेश्वर से मिलना चाहते हैं। मगधाधीश ने सम्मान से उस ब्राह्मण को राजदरबार में बुलवा लिया। आइए ब्राह्मण देव, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहिए, किस प्रयोजन से पधारने का कष्ट किया? महाराज, मैं मुक्तापुर नरेश के साथ आपकी पुत्री इंद्रावती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। मगध नरेश ने विवाह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और पुरोहित को दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ब्राह्मण को भी उस पुरोहित के साथ स्वीकृति प्रस्ताव देकर भेजा। कुछ समय बाद इंद्रावती मुक्तापुर राज्य की महारानी बन गई। इंद्रावती अपनी प्यारी मैना को भी साथ लाई थी। मुक्तापुर नरेश को जब पता चला कि इंद्रावती के पास एक अद्भुत मैना है, तब उसने उससे कहा, प्रिय, हमारा विवाह तो हो ही चुका है, क्यों न अब मैना मंजरी का विवाह तोते चंद्रमणि के साथ कर दिया जाए? महाराज, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? दोनों को एक ही पिंजरे में रख देंगे, रानी ने कहा। रानी की स्वीकृति के बाद राजा ने सोने का एक नया और अपेक्षाकृत बड़ा पिंजरा बनवाया और तोता मैना को उसी में रख दिया। तोता अत्यंत प्रसन्न था कि उसने नए घर के साथ साथ जीवन साथी भी मिल गया है, किंतु मैना अब उदास रहने लगी थी। तोता जब भी उसके पास आने लगता वह दूर हट जाती। अंततः जब तोते से रहा न गया तो उसने कहा, क्या बात है मैना रानी, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? अब मैं तुम्हारा पति हूँ, पर मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और वैसे भी हमारा विवाह जबरदस्ती किया गया है। मैना ने कहा, किंतु अब तो तुम मेरी पत्नी बन ही गई हो, फिर यह नाराजगी कैसी? तोते ने कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। मुझे पति शब्द ही पसंद नहीं है। पति बेहद मक्कार और झूठे होते हैं। मैना ने कहा, सभी पति एक जैसे नहीं होते मंजरी, मुझे अपनाकर तो देखो, तुम्हें निराशा नहीं होगी। तोते ने मैना को मनाने की कोशिश की। मैं नहीं मानती। मैंने अपनी आंखों से पति की ऐसी मक्कारी देखी है जिसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें उस मक्कार और कृतघ्न पति की कहानी सुनाती हूँ। कहकर मैना ने कहानी सुनानी शुरू की। विजयपुर नामक नगर में धनीराम नामक एक धनी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था चंद्रपाल। पिता ने उसे विद्याध्ययन के लिए विद्यालय में भर्ती कराया,
किंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। सारा दिन खेलना कूदना और समय बर्बाद करना ही उसे भाता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वह बिगड़ता चला गया। जवान होते होते चंद्रपाल मदिरापान, जुआ और वेश्याओं की संगत आदि भी करने लगा था। उसके पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु चंद्रपाल ने तो जैसे न सुधरने की कसम खा रखी थी। पिता परिश्रम करके धन एकत्रित करता और पुत्र उसे लुटाता। धनीराम अपने पुत्र के इन दुर्व्यसनों से अत्यधिक दुखी था। इसी दुख और चिंता में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद तो चंद्रपाल और अधिक स्वच्छंद हो गया। वह दोनों हाथों से धन लुटाने लगा। रोजाना यार दोस्तों की महफिलें जमती, रोज नाच गाने होते, पैसा पानी की तरह बहाया जाता। मगर कब तक, ऐसा कब तक चलता? बिना मेहनत किए कमाए धन को व्यक्ति बेदर्दी से खर्च करता है। आखिर एक दिन ऐसा आया कि चंद्रपाल बिल्कुल कंगाल हो गया। ऐसी स्थिति में उसके किसी यार दोस्त ने साथ नहीं दिया, बल्कि कुछ दोस्तों ने तो उसका उपहास भी उड़ाया कि बाप का माल ठिकाने लगाकर अब हमारा माल ठिकाने लगाने आया है। जब किसी ने चंद्रपाल की सहायता नहीं की तो उसने वह नगर छोड़ देने का फैसला किया। सोचा किसी दूसरे नगर में जाकर किसी धनी व्यक्ति को मूर्ख बनाकर धन ऐंठा जाए। ये सोच वह अपने नगर से बहुत दूर चांदपुर नामक नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि इस नगर का सबसे धनी व्यापारी हेमराज है। वह हेमराज के पास जा पहुंचा। उसने उसे बताया कि वो विजयपुर नगर के व्यापारी धनीराम का पुत्र है। हेमराज धनीराम का मित्र था। अपने मित्र की मृत्यु का समाचार पाकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने चंद्रपाल से व्यापार आदि के विषय में पूछा तो चंद्रपाल ने हेमराज को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि जिस जहाज से वह व्यापार करके वापस आ रहा था वह डूब गया और इस वजह से वह बर्बाद हो गया। अब उसके पास व्यापार करने के लिए धन नहीं है। हेमराज ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, व्यापार में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम यहाँ रहकर मेरे साथ व्यापार करो। तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे ले लो। बाद में जब सुविधा हो तब वापस कर देना। बुरे समय में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। ये सब तो धूप छांव की तरह होते हैं। ऊपर से तो चंद्रपाल गंभीर और गमजदा बना रहा, मगर अपना तीर निशाने पर बैठा देखकर मन ही मन वह बहुत खुश हुआ। वह हेमराज के यहाँ रहने लगा। हेमराज ने भी उसकी खातिर तवज्जो में कोई कमी नहीं न रखी। दरअसल हेमराज की एक पुत्री थी रत्नावती। उसने सोचा कि क्यों न अपनी पुत्री का विवाह चंद्रपाल के साथ कर दिया जाए। एक दिन उसने चंद्रपाल से इस विषय में बात की तो वह राजी हो गया। हेमराज ने दोनों का विवाह कर दिया। चंद्रपाल विवाह के बाद कुछ दिनों तक हेमराज के घर पर रहा। बाद में अपनी योजना के तहत एक दिन उसने हेमराज से कहा, पिताजी, अब मैं आपके यहाँ काफी दिनों तक रह लिया। आपने भी काफी सत्कार किया। अब विवाह के बाद मेरा धर्म है कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाऊं। आप हमें विदा कर दें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम कब जाना चाहोगे? हेमराज ने पूछा। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आज ही जाना चाहेंगे। ठीक है, मैं सारी व्यवस्था करा देता हूँ, हेमराज ने कहा और बेटी को विदा करने की तैयारियों में जुट गया। रत्नावती को दुल्हन की तरह सजाकर डोली में बिठाया गया। हेमराज ने अपनी बेटी को भरपूर दहेज दिया। ढेर सारा धन आभूषण आदि चंद्रपाल को भी दिए। कहार डोली लेकर चल दिए। चंद्रपाल आगे आगे एक घोड़े पर सवार था। काफी दूर चलने के बाद जब अंधेरा घिरने लगा तो चंद्रपाल ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आगे घना जंगल है। इस तरह सज धज कर आगे जाना खतरनाक है। तुम अपने सभी आभूषण उतार कर मुझे दे दो। मैं इन्हें संभाल कर रख देता हूँ और इस डोली को भी वापस भिजवा दो। मैं ये घोड़ा भी वापस भिजवा देता हूँ। आगे पैदल ही चलेंगे ताकि कोई डाकू लुटेरा मिल भी जाए तो हमें साधारण और गरीब आदमी ही समझे। रत्नावती ने वैसा ही किया जैसा चंद्रपाल ने कहा था। डोली और घोड़े के साथ कहारों को वापस भेज दिया गया। वे दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर अवसर देखकर चंद्रपाल ने अपनी पत्नी पर वार कर दिया, किंतु वह बच गई और जान बचाकर भागने लगी। बदहवासी में भागते भागते वह एक कुएं में गिर गई।
अपनी पत्नी को कुएं में गिरता देख चंद्रपाल ये सोचकर बहुत प्रसन्न हुआ कि नाहक ही वह एक हत्या करने के पाप से बच गया। उसने अपनी हुआ पत्नी को मृत समझ लिया और धन दौलत आभूषण आदि लेकर चंपत हो गया। उधर जब रत्नावली को होश आया तो उसने देखा कि दिन निकला हुआ है। उसे रात की पूरी घटना याद आ गई। तभी उसे अपनी पीड़ा का एहसास हुआ और वह कराहने लगी। उसकी कराहटें सुनकर कुछ राहगीरों ने उसे कुएं से निकाला और उसके बारे में पूछा तो रत्नावती ने असली बात छिपा ली और कहा, मैं अपने पति के साथ अपनी ससुराल जा रही थी कि कुछ लुटेरे आ गए। वे मेरे पति को धन समेत ले गए और मुझे कुएं में फेंक गए। राहगीरों ने रत्नावती से पता ठिकाना पूछकर उसे उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अपने पिता को भी रत्नावती ने वही कहानी सुनाई जो राहगीरों को सुनाई थी। उसके पिता इसे भाग्य का लेख मानकर चुप हो गए। रत्नावती को भी अपने पति की कृतघ्नता पर बहुत दुख था, किंतु फिर भी उसने सत्य बात किसी को नहीं बताई। सच बात तो ये थी कि सच्चाई बताकर वह अपने पिता की बदनामी नहीं होने देना चाहती थी। दूसरे उसके पिता को भी सच्ची बात जानकर कष्ट होता। उधर चंद्रपाल धन पाकर पुनः विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा, किंतु कर्महीन व्यक्ति के पास धन कहाँ ठहरता है। खाली बैठे दोनों हाथों धन लुटाने से तो कुबेर का खाजना भी खाली हो जाए। जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो वह पुनः शैतानी तरीके से धन पाने की सोचने लगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा और वह अपनी ससुराल की ओर चल दिया। इस बार उसने सोचा कि वह अपने ससुर हेमराज से कहेगा कि उसकी पुत्री गर्भवती है, तब वह अवश्य अपनी पुत्री के लिए काफी सारा धन दे देगा। वह अपनी ससुराल पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा रत्नावती ने ही खोला। अपनी पत्नी को सामने देखकर चंद्रपाल चौंक पड़ा। उसने सोचा कि उसका भेद खुल चुका है, इसलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है, किंतु भागने से पहले ही उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया और बताया कि उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया है। उसे ये भी समझा दिया कि उसे पिताजी से क्या कहना है। रत्नावती ने सोचा कि शायद ऐसा करने से उसका पति सही राह पर आ जाए। हेमराज को जब पता चला कि उसका दामाद सकुशल लौट आया तो उसने उसका खूब आदर सत्कार किया, पर चंद्रपाल के मन में तो कुछ और ही था। उसने देखा कि हेमराज ने रत्नावती के लिए फिर से नए आभूषण बनवा दिए हैं। उसके मन का चोर जाग उठा और उसने उसी रात रत्नावती का वध कर दिया और उसके सारे आभूषण लेकर वहां से भाग निकला। अब ऐसी स्थिति में मर्द का विश्वास करना तो मूर्खता ही होगी न। मंजरी मैना ने कहानी समाप्त करते हुए तोते से कहा, तुमने सत्य कहा मंजरी, किंतु एक पुरुष के अपराध की सजा सभी पुरुषों को तो नहीं दी जा सकती। मैं तुम्हें एक स्त्री की बेवफाई की कथा सुनाता हूँ, पर तुम यह न सोचना कि मैं संपूर्ण स्त्री जाति को बुरा कह रहा हूँ। चूड़ामणि ने कहा। तोते ने कथा सुनानी आरंभ की। मैना भी ध्यान से कथा सुनने लगी। देवदत्त और जयश्री का विवाह हुआ था। वे अभी विवाह सुख भोग भी न पाए थे कि देवदत्त के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद व्यापार की सारी जिम्मेदारी देवदत्त के कंधों पर आ पड़ी। व्यापार के सिलसिले में उसे अचानक कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर जाना पड़ा। अतः वह अपनी पत्नी को उसके माता पिता के पास छोड़कर चला गया। अपने पति से कुछ दिन विछोह भी जयश्री से नहीं सहा गया। वह पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम करने लगी। अपनी एक सखी की मध्यस्थता से वह उस युवक से मिलने लगी। उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि उसे दिन रात की सुध भी न रहती। जब समय का बोध होता तो जयश्री अपनी सखी के साथ वापस घर लौट आती। कुछ दिनों बाद जयश्री का पति देवदत्त भी वापस लौट आया। ससुराल में जयश्री के माता पिता ने उसका स्वागत सत्कार किया। रात होने पर देवदत्त ने सोचा पत्नी से सुख दुख की दो बातें कर ली जाएं, पर जयश्री के पास जैसे उसके लिए समय ही नहीं था। देवदत्त ने सोचा कि मायके में होने के कारण शायद उसे लज्जा आ रही है, इसलिए उसने किसी प्रकार का हठ करना उचित नहीं समझा और सो गया। उधर जयश्री उसके सोने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। उसके सोते ही वह चुपके से अपनी सखी के घर गई और उसके साथ उस युवक के घर की ओर चल दी। जयश्री के शरीर पर उस वक्त कुछ आभूषण भी थे। इन्हीं आभूषणों को लूटने के विचार से एक चोर भी उनके पीछे लग गया।
जयश्री अपने प्रेमी के घर पहुंचकर बेधड़क अंदर चली गई, किंतु सर्प के काटने से उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी और जयश्री को इस बात का पता न था। वो उस युवक के साथ लेट गई और प्रेमालिंगन करने लगी। उस युवक के घर के बाहर ही वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। उसने जयश्री को इस अवस्था में देखा तो सोचा कि यह युवक तो अब उस युवती को भोग नहीं सकता, अतः क्यों न वही भोग ले, और उस प्रेत ने मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर जयश्री के साथ आनंद विहार किया। जाने से पहले प्रेत ने सोचा, क्यों न इस युवती को अपने पति से बेवफाई करने का दंड दिया जाए। ये सोचकर प्रेत ने उसकी नाक काट डाली और वापस वृक्ष पर आ गया। नाक कटते ही जयश्री पीड़ा से चीख उठी और दौड़कर बाहर अपनी सखी के पास आ गई। इस तरह चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो चारों ओर बदनामी होगी, सखी ने कहा। किंतु अब क्या करूं? जयश्री ने पूछा। तुम अभी सीधा घर जाकर अपने पति के साथ लेट जाओ। कुछ देर बाद जोर जोर से चिल्लाना कि पति ने तुम्हारी नाक काट ली है। बस यही एक उपाय है बदनामी से बचने का, सखी ने सुझाया। इत्तेफाक से एक चोर यह सब देख सुन रहा था। उसे जयश्री की इस निर्लज्जता पर बड़ा क्रोध आया। जब जयश्री अपने घर को चल दी तो वह चोर भी उसके पीछे पीछे हो लिया। घर पहुंचकर जयश्री ने वैसा ही किया जैसा सखी ने समझाया था। शोर सुनकर जयश्री के माता पिता और पड़ोसी एकत्र हो गए। सभी देवदत्त की इस हरकत की भर्त्सना करने लगे। वह बेचारा बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, किंतु कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। एक वह चोर ही सच्चाई से अवगत था जो अब भी मूक दर्शक बना सब कुछ देख सुन रहा था। देवदत्त पर झूठा आरोप लगने का उसे बेहद दुख था। जयश्री के माता पिता ने कोतवाल को सूचना दी। सिपाही देवदत्त को बंधक बनाकर ले गए। अगले दिन प्रातः देवदत्त को राजा के सामने हाजिर किया गया। वहां भी जयश्री ने अपने पति पर आरोप लगाया और कहा कि उसी ने उसकी नाक काटी है। राजा ने देवदत्त की पत्नी होने के कारण उसके आरोप को स्वीकार कर लिया। देवदत्त के बार बार यह कहने पर भी कि उसने कुछ नहीं किया, राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। वह चोर उत्सुकतावश इस सारे घटना चक्र के परिणाम के लिए दरबार में भी उपस्थित था। जब उसने देखा कि राजा ने एक निर्दोष को मृत्युदंड दे दिया है तो उससे रहा न गया। उसने राजा के सामने दुहाई दी, महाराज, आप इस नगर के राजा हैं, आपसे न्याय की आशा की जाती है, किंतु आज आप अन्याय कर रहे हैं। महाराज, ये युवक बिल्कुल निर्दोष है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे अवसर दें। तुम कौन हो और किस आधार पर इसे निर्दोष बता रहे हो? जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो, मगर याद रहे, तुम्हारी बात असत्य हुई तो तुम्हें भी दंड दिया जाएगा। राजा ने कहा, महाराज, मैं अपनी बात प्रमाण के साथ कहूँगा। कहो। महाराज, मैं एक चोर हूँ और कल रात जब चोरी करने निकला तो इस युवती को अपनी सखी के साथ कहीं जाते देखा। चूंकि इसके शरीर पर कीमती आभूषण थे, अतः इसे लूटने के विचार से मैं इसके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने पर यह एक युवक के घर में चली गई। वो युवक सर्पदंश के कारण मर चुका था, किंतु शायद इसे उसकी मृत्यु का पता नहीं था। यह उस मृत युवक के साथ प्रेमालिंगन करने लगी। पास ही वृक्ष पर बैठे प्रेत ने जब इसे वासनायुक्त देखा तो वह उस मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर गया। उसने उस युवती के साथ प्रेमालाप किया, तत्पश्चात उसकी नाक काटकर चला गया। बाहर आकर इसने अपनी सखी को बताया तो उसने इसे अपने पति पर आरोप लगाने की सलाह दी। महाराज, उस मृत युवक के मुंह में अब भी इस युवती की नाक का टुकड़ा पड़ा हुआ है। चूंकि वह युवक अकेला रहता था, इसलिए आप उसके घर से उसका शव मंगवाकर जांच कर सकते हैं। चोर की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। जयश्री तो पसीने पसीने हो गई। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर चोर द्वारा बताए पते से शव मंगवा लिया। शव आने पर उसकी जांच की गई तो उसके मुंह में जयश्री की नाक का टुकड़ा बरामद हुआ। राजवैद्य ने उस युवक की सर्प के काटने से मृत्यु होने की पुष्टि की। सच्चाई सामने आने पर राजा ने देवदत्त को आरोप मुक्त कर दिया और चोर को न्याय में सहायता करने के लिए पुरस्कार दिया। जयश्री की सखी को षड्यंत्र रचने के आरोप में बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया, लेकिन जयश्री को कोई दंड नहीं दिया।
उसके लिए तो यही सबसे बड़ा दंड था कि वो अपनी कटी हुई नाक के साथ समाज में रहे और बदनामी भरा जीवन व्यतीत करे। चूड़ामणि तोते ने अपनी कथा समाप्त की और मैना से कहा, देखा मंजरी, एक पत्नी ने किस तरह अपने पति के साथ बेवफाई की। मैना ने उत्तर नहीं दिया। बेताल ने कहा, विक्रम, मेरी कथा तो यहीं समाप्त हुई। तोते ने जो कथा सुनाई थी उसमें राजा ने न्याय तो कर ही दिया था। यदि चोर गवाही न देता तो अवश्य देवदत्त को मृत्युदंड मिलता। तुम ये बताओ कि किसका पाप अधिक बड़ा होता, राजा द्वारा गलत न्याय करने का या जो कुछ जयश्री ने किया उसका। बेताल, निश्चय ही जयश्री का पाप बड़ा है। राजा का तो कार्य न्याय करना है। राजा घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता, वह तो साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर न्याय करता है। ऐसी स्थिति में कोई राजा के सामने असंगत तथ्य पेश करके असत्य न्याय करवा दे तो इससे राजा पापी नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक विक्रम, तुमने ठीक कहा, मगर तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोल पड़े हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। बेताल वापस शमशान की ओर उड़ चला। विक्रम पुनः उसे पकड़ने के लिए पीछे चल दिया। दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।